नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। जिला पुलिस की विशेष टीम ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 9 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। स्मार्ट सिटी द्वारा निर्माण किए जा रहे सिकंदरपुर मन का निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी और नगर आयुक्त। और कुठन्नी प्रखंड में सड़क हादसे में मारे गए सीआरपीएफ के जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस की विशेष टीम ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 9 शातिर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस की विशेष टीम ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 9 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बलमी चौक पर छापेमारी कर बोलेरो में अपराध की योजना बना रहे 7 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराधियों के पास से 1 बोलेरो, 3 देसी कट्टा, 1 राइफल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किया। वहीं दूसरी ओर दूसरी पुलिस की टीम ने काटी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर नामजद 2 अभियुक्त को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हत्या, लूट और रात में डकैती, रोड पे डकैती करने वाले एक बड़े ग्रुप को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। डीएसपी ईस्ट, डीएसपी वेस्ट और एसएचओ मोतीपुर को इस बात की इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ अपराधी जो कि मोतीपुर थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर रोड पे एक लूटपाट करने वाले हैं और साथ ही साथ बरूराज थाना क्षेत्र में जो फैक्ट्री बन रही है उनके कुछ श्रमिकों के साथ में लूटपाट करने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने मौके वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 देसी कट्टे, एक राइफल के साथ में 7 गोलियां और 1 बोलेरो को बरामद किया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बरूराज और मोतीपुर थाना क्षेत्र में होने वाली कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार पुलिस को एक बड़े ग्रुप को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। इसी प्रकार से काटी में कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति जिसका नाम संजय प्रसाद था, उसको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम जिसमें डीएसपी वेस्ट और एसएचओ काटी शामिल थे। इन लोगों ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, इनके पास से एक पिस्टल बरामद किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए वे अन्य साथियों के नाम बताए हैं, जिसमें पुलिस रेड कर रही है। बताया है कि इनके बीच में आपसी विवाद था और जो उस एरिया में आने वाली पूजा के समय में या फिर किसी प्रोग्राम के लिए था, जिसकी वजह से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इसमें से जो अपराधी पकड़ाए हैं उनका कहना है कि इन लोगों का लगातार पूर्व में पहले भी कई बार विवाद रहा है, जिसके मद्देनजर ये घटना हुई। रोड रेज का भी मामला है। जहाँ तक रोड रेजिंग की बात आई है, लेकिन वो उसको उस कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पहले से ही जान पहचान थी इन लोगों के और एक दूसरे के नोन थे। तो आपस में जो बात पहले बताई गई है कि त्योहारों के समय में कोई फंक्शन को कराने को लेकर के इनके बीच में पैसे का विवाद था, इसमें ऐसा हुआ। मोतीपुर से गिरफ्तारी, उसमें कोई बड़ा भी गिरोह है, कोई आपराधिक इतिहास है? इसमें इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। इसमें मैक्सिमम लोग मोतिहारी के और साहेबगंज के रहने वाले हैं, जिसमें से ये लोग पहले भी साहेबगंज में 2020 में जेल गए हैं और इनसे आगे की पूछताछ। स्मार्ट सिटी योजना के तहत निर्माण किए जा रहे सिकंदरपुर मन का निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी और नगर आयुक्त ने निर्माण एजेंसी को कई जरूरी निर्देश दिए। डीएम प्रणव कुमार और नगर आयुक्त ने मंगलवार को सिकंदरपुर में बन रहे पार्क का निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को कई दिशा निर्देश दिए। निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया गया कि वह जल्द से जल्द पार्क का काम पूरा करे। यह पार्क शहरवासियों की अपेक्षा से जुड़ा हुआ है। इसमें घूमने के अलावा योगा पार्क भी बनाया जाएगा। इस दौरान डीएम व नगर आयुक्त ने निर्माण के लिए बनाए गए हैं प्लान को देखा और उसमें सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर पार्क का निर्माण होना है,
जिसमें योगा पार्क के साथ साथ कई तरह के एक्टिविटी किए जाएंगे। इसकी साफ सफाई और उसके रख रखाव को देखते हुए भी कई दिशा निर्देश दिए। वहीं सड़कों के कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा गया है। पानी निकासी में कोई समस्या नहीं आए उसे भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही सिकंदरपुर मन को भी वाटर पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा। सिकंदरपुर लेक फ्रंट की स्कीम काफ़ी महत्वाकांक्षी स्कीम लेआउट शहर के लिए है। इसको लेकर के ऑलरेडी जो एजेंसी है वो एक्टिवेटेड है, काम कर रही है। इसी को लेकर आज मेरे ऑर्गेनाइज के द्वारा संकेत किया गया और विभिन्न स्थानों पर जो प्लान है, प्लान को हमने देखा है, जो सफाई की आवश्यकता थी, सफाई की आवश्यकताओं को किया गया है, ऑडिशन किया गया है और काफ़ी तेजी से और गति से उसको बनाया जाए क्योंकि शहर के लोगों के लिए एक रिक्रिएशन स्थल के रूप में विकसित होगा जहाँ की योगा पार्क और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज काफ़ी ग्रीन पैसेज बनाए जाने का निर्णय रखा गया है और स्पेशल जो वाटर बॉडी है उसको कंजर्व करते हुए शहर को बिल्कुल सफाई ऑक्सीजन मिल सके इसके लिए सर कुछ कमियां भी पाई गई है क्या? नहीं, अभी तो विशेष रूप से हम लोगों ने देखा कि कनेक्टिविटी भी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है। हम लोगों ने रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, रोड नंबर 4 का भी हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया और कार्य कहाँ कहाँ कैसे करना है इसको लेकर डायरेक्शन दिए गए हैं। कार्य उतनी ज़्यादा नहीं हुआ है, कार्य को काफ़ी तेज करने का आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात है कि अभी वर्किंग सीजन प्रारंभ हो रहा है, कंप्लीट करते हैं बाई जून 2023 निश्चित रूप से ये पूरा अमली जामा हो जाएगा और इससे काम लोगों को भी बढ़। उत्तर बिहार के तीर्थ यात्रियों के लिए IRCTC द्वारा खोले गए भारत दर्शन ट्रेन सोमवार की देर रात रवाना हुई। शिरडी और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाने वाली भारत दर्शन ट्रेन सोमवार की रात मुजफ्फरपुर पहुंची। दरभंगा से खुलकर यह ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची है। 10 दिन और 11 रात की यात्रा के लिए यह ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन से रवाना हुई है। ट्रेन को दोपहर बाद करीब 3:30 बजे दरभंगा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर इसमें बड़ी संख्या में यात्री स्वदेश दर्शन के लिए रवाना हुए। स्वदेश ट्रेन यात्रियों को उज्जैन के महाकालेश्वर एवं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारका के द्वारिकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वदेश दर्शन यात्रा कराएगा। साथ ही इस ट्रेन में सोमनाथ, शिरडी, शनि शिंगणापुर और नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन 10 दिनों में कराया जाएगा। वहीं सरकार की इस व्यवस्था पर दर्शन को जा रहे यात्री काफी खुश नजर आए। टोटल 10 रात और 11 दिनों की यात्रा है। इसमें हम लोग सबसे पहले महाकालेश्वर उज्जैन जाएंगे जहां महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। उसके बाद द्वारका जहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वारकाधीश मंदिर, फिर सोमनाथ जहां पे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। उसके बाद ट्रेन में जैसे क्या है कि हम लोग इसमें कंप्लीट पैकेज है जिसमें खाना पीना तीनों टाइम भोजन अनलिमिटेड भोजन देते हैं हम लोग। फिर वहाँ पहुँचने के बाद रहने की व्यवस्था होटल में, फिर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, मतलब ऑल इंक्लूसिव पैकेज है। एक बार पैसेंजर पैसा देने के बाद निश्चिंत हो जाता है। हमारे लड़के टूर एस्कॉर्ट, सिक्योरिटी गार्ड जो भी हैं एकदम पेरेंट्स की तरह अपने ले जाते हैं लोगों को, तीर्थयात्रियों को। तीर्थयात्री भी काफ़ी खुश हैं और यात्रा पे निकले हुए हैं महाकाल का दर्शन करने। बस शिरडी से ज्योतिर्लिंग। कितनी खुशी हो रही है ट्रेन में बैठ के? बहुत बहुत खुशी हो रही है। हाँ, जबकि आपकी सारी व्यवस्था देख लेने के बाद और खुशी मिलेगी। खुशी है यात्रा करने जा रहे हैं? जरूर जरूर, क्यों नहीं। आखिर खुशी नहीं होती तो यात्रा के लिए सोचते ही नहीं। काफी खुशी है। बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है, 10 दिनों तक यात्रा कर रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है। अरमान था कि हम लोग ये तीर्थ स्थलों का दर्शन करते, तो इंडिविजुअल जाने में तो कठिनाई होती है और ये ट्रेन ले जा रही है, सब जगह दर्शन कराएगी। बहुत बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्न है। हाँ, एक ही बार हाँ, व्यवस्था तो अभी तक ठीक दिखाई पड़ रही है। कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया को बहुत अच्छा है ट्रेन का सफर और हम लोग को बहुत खुशी में है। बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। 10 दिनों की यात्रा है जी, 10 दिनों की यात्रा है। काफी खुशी हो रही है? बहुत खुश हूँ। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कितने दिनों की यात्रा है? 10 दिनों की है। कहाँ घूमेंगे?
चार धाम बोले हैं, अब जाएंगे तब ये ना पता चलेगा। सोमनाथ बोले और कहाँ कहाँ ले जाएंगे। डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे देश में हर वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सोमवार को ब्रह्मपुरा स्थित डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन कार्यालय परिसर में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जन जागरूकता अभियान की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अरुण शाह ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करता है। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लिंग आधारित चुनौतियों को समाप्त करता है, जिसका सामना दुनिया भर में लड़कियां करती है, जिसमें बाल विवाह, उनके प्रति भेदभाव और हिंसा शामिल है। दुनिया की तरक्की के बीच लड़कियां आज भी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है। सांस्कृतिक बाधाएं, शिक्षा की कमी, सुरक्षा के मुद्दे और बहुत कुछ चुनौतियां हैं जिनसे लड़कियां आज के समय में लड़ रही हैं। इन चुनौतियों को रोशनी में लाने के लिए पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। 2022 11 अक्टूबर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। ये इंटरनेशनल जो गर्ल्स चाइल्ड डे है, इसके पीछे यही मंशा है कि समाज में जो लड़के लड़कियों में जो फ़र्क है, जो असमानता है, और उसके ऊपर में मतलब कि जागरूकता अभियान के तहत ये बताना होता है कि लड़कियां भी समाज के लिए उतनी ही मतलब कि ज़रूरी है जितने लड़के ज़रूरी है। लेकिन हमारे रूढ़िवादी समाज में आज भी लड़के लड़कियों में फ़र्क माना जाता है, और यहाँ तक कि जन्म के पहले ही मतलब कि शुरुआत हो जाती है जब लोग भ्रूण का मतलब की जांच कराते हैं। और भ्रूण हत्या सभी लोग जानते हैं कि लड़की अगर है तो भ्रूण हत्या हो जाती है। तो हजारों लाखों बच्चे जो है, कानून तो बना ही है, लेकिन फिर भी आज भी मतलब लोगों में ये माइंडसेट है कि हमारे घर में कोई अगर बच्चा पैदा हो तो लड़की हो। हमने यहाँ ये आज भी हमने सब जगह लोगों को यही कहा कि भाई लड़कियाँ किसी मामले में लड़के से कम नहीं है, और उनको हर तरह से मतलब कि अगर जब लड़की नहीं रहेगी तो माँ नहीं रहेगी, बहन नहीं रहेगी। तो अगर माँ और बहन नहीं रहेगी तो, और हम कहेंगे कि भाई लड़की बेटी के रूप में आप नहीं देखिएगा, तो माँ बहन कैसे बन पाएगी, ये संसार कैसे चलेगा, ये सृष्टि कैसे चलेगी। लड़की की तो उतनी ही ज़रूरत है। और लड़की आज हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशंस में हो, ओलंपिक्स में हो, कॉमनवेल्थ गेम्स में हो, मतलब कि अगर अंतरिक्ष में देखा जाए, एयरक्राफ्ट चलाती हैं, वो सबमरीन चलाती हैं, किसी भी क्षेत्र में लड़कियां कम नहीं है। ज़रूरत है कि ये जो हमारे जो लैंगिक जो भेदभाव है उसको मतलब कि समझने की, और लड़कियों को और को सशक्तिकरण के माध्यम से ये बताना है कि लड़कियां का समाज में बहुत बड़ा रोल है। लड़कियां किसी मामले में लड़के से कम नहीं है अगर उनको उसी तरह का इन्वायरमेंट मिले। कुठनी प्रखंड के रतनौली पंचायत के वार्ड नंबर 5 में हर घर जल नल योजना दम तोड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना विभागीय उदासीनता के कारण विफल होता नजर आ रहा है। दरअसल कुठनी प्रखंड के रतनौली पंचायत के वार्ड नंबर 5 में नल जल योजना पूर्ण रूप से ठप दिखाई दे रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीण से पूछे जाने पर बताया कि हम लोगों को वार्ड नंबर 5 में लगभग 4 साल पहले यहां नल जल का काम किया गया था। इसी बीच में कुछ दिन पानी चला, इसी दौरान पाइप हर जगह फटने लगी। उसके बाद लगातार बिजली की लो वोल्टेज की समस्या शुरू हो गया, जो अभी तक ठीक नहीं हो सका है। इसी कारण कई महीने से लोगों को नल का पानी नसीब नहीं हुआ है। वहीं इस बात को लेकर वार्ड प्रतिनिधि ने बताया कि हम इसका शिकायत स्थानीय मुखिया को किए हैं, मगर वह एक आवेदन लिख कर दिए हैं, आप इस आवेदन को ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। हम बिजली विभाग भगवानपुर ऑफिस में दे चुके हैं। मुख्य कारण बिजली संकट है। साफ साफ कहना है कि लो वोल्टेज के कारण नल जल बाधित है, जिससे वहां के ग्रामीणों को नल का जल नहीं मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने मांग किया है कि जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा कराया जाए, ताकि हमें शुद्ध पेयजल हम लोगों को नसीब हो सके। पानी 1.5-2 महीना से बंद है। क्यों बंद है 1.5-2 महीना से? 16 के भी था, जल गया। उसको एक बार कंप्लेन करते रह गए, सबको, सुभाषों को बोले है ना, भारत को बोले,
नहीं किया पार दरखास्तों लिख के लगाए, वो पर नहीं सुनवाई लिया है अभी तक। मुखिया जी को कहें, मुखिया जी गए BDO साहब को दरखास्त दी है और रिसीविंग हमरे धरा दिए है। वो हम अगला को जाके भगवानपुर में जाके दिए, वो पर कोई सुनवाई नहीं है। बिना ट्रांसफार्मर का हमें नहीं चलेगा। दो ट्रांसफार्मर से खींच के देख लिए, वोल्टेज मिल ही नहीं रहा। स्पाइजर लगा हुआ है, वो से नहीं बना पड़ा। यहाँ के लोगों को पानी का तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। परेशानी है, गाली बात मेरे सुनना पड़ता है। अगर यह नल जल का कार्य अगर नहीं चालू होगा फिर यहाँ के लोग कैसे पानी पियेंगे? तो वही समस्या है। हम तो मुखिया जी को बराबर कहते हैं कि है, तो कहेंगे पुरनका से देख दीजिए। तो पुरनको से हम उसको तार गिरा हुआ था नीचे, उसको ऊपर हम उठवा के पोल पर कसने का काम किए। फिर उससे हम जोड़ के देखे, है ना, तभी भी नहीं चला। वो में और लो वोल्टेज जो खीर टोला से लेने आया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इफ्तिखार। क्या नंबर वार्ड पड़ा? 5 नंबर वार्ड हुआ, पंचायत नतरौली। आप वार्ड सदस्य हैं? हाँ, वार्ड सदस्य के पति हैं। वार्ड सदस्य के पति हैं। क्या नाम है वार्ड सदस्य का? सबीला खातून। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम ट्रांसफार्मर मांग कर रहे हैं कि जल्दी से मेरा हमारा ट्रांसफार्मर अलग लगा दे। मेरे बिजली तार अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मेरे वार्ड का लंगा तार है, कितना है डिस्टर्ब हो जाता है, कभी तार जल जाता है, कभी किसी का ही कर देता है। मेरे से कोई अभी तक पंचायत से कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरे कभी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। इस संबंध में आप प्रखंड में शिकायत किए हैं? हम शिकायत कहे हैं, बोला कि वहाँ गए हैं तो वो मीटिंग में तो कहें जो BDO साहब मीटिंग में रखे हुए थे उनको कहें कि मुखिया जी का है, जो यहाँ से काम जाता है मुखिया जी करेंगे, वो मुखिया जी के हाथ में है। साथ में कितना दिनों से बंद है? ये हो गया बीच में पिछले साल चला है, इस मार्च अप्रैल में चला है, बंद वोल्ट में मोटर खराब हो गया था, मोटर जल गया था, मोटर फिर बना है, बनने के बाद फिर चला है तो कुछ लोड नहीं लेता है। क्या वजह है जो कि नहीं चल रहा है? लोड की वजह से नहीं चल रहा है, बिजली का लोड नहीं मिल रहा है ना, बिजली की वजह से। हाँ, फिर आप लोग कोई कंप्लेन किए हैं, कहीं शिकायत किए हैं जो कि हाँ इस तरह की समस्या है? लोड नहीं मिलता, शिकायत किसको किया जाए? लोड नहीं मिलता है, शिकायत हम लोग वार्ड को भी शिकायत करते हैं कि पानी क्यों नहीं चल रहा है, नल जल सीप पूरा लीक है, सब खेत में भर जाता है, नल जल पूरा लीक है। लीक है, ठेकेदार पता नहीं कैसे किया, उसको भी ठीक नहीं कराया गया है। ठीक नहीं किया अभी तक। पाइप जो है वो जो है क्या कहते हैं कि चबूतरा नहीं बना है। अच्छा, और क्या क्या परेशानी है? नल का जो है वो जो पाइप लगता है उसमें वो भी नहीं बना है अभी। ठेकेदार अपना पैसा लेके चल दिया, देखिए सब में जंग लग रहा है, सब क्या है इसे भी कर रहा है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मतीउर रहमान। कौन सा वार्ड है? 5 नंबर, पंचायत रत्नौली। हल्की सी परेशानी पर आम लोग एंटीबायोटिक दवा का सेवन कर रहे हैं, जो कि सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। ये बातें डॉक्टर अरुण शाह ने बताई। कोरोना महामारी के बाद से लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं, लेकिन इसका एक गलत असर भी हो रहा है। अब हल्की सी परेशानी होने पर लोग दवा ले रहे हैं। ऐसे में एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन काफी बढ़ रहा है। इससे लोगों में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की परेशानी भी देखी जा रही है। दवा लेने पर भी शरीर में असर नहीं कर रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की माने तो वायरल बुखार के शिकार को एंटीबायोटिक नहीं दिए जा सकते, लेकिन सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द की शिकायत लेकर पहुंचने वालों को भी एंटीबायोटिक दवाइयां दी जा रही है। लोग हल्का बुखार होने पर ही मेडिकल स्टोर जाकर दवाई ले रहे हैं, जिससे उनके शरीर को काफी नुकसान हो रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक अरुण शाह ने बताया कि एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा सेवन से लोग बीमारियों को आसानी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा दवाई लेने से अब शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया पर असर नहीं हो रहा है। ऐसे में मरीजों का इलाज करना एक बड़ी चुनौती बन रही है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ रहा है। कमीशन के फेर में एंटीबायोटिक दवाइयों का बाजार बढ़ रहा है। कई दवाएं आसानी से बिना डॉक्टर की पर्ची के भी मिल रही है। दवाओं के खराब असर के चलते ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने एंटीबायोटिक दवाइयों को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है, लेकिन यह भी जरूरी है कि लोग बिना वजह दवाओं का सेवन ना करें, क्योंकि अधिकतर बीमारियां शरीर का इम्यून सिस्टम भी खत्म कर देता है। इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेने से बचना चाहिए। पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी खोज है, लाखों करोड़ों आदमी की ज़िंदगी बचाया है। इसने 1940 के बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस,
उसके विरुद्ध मतलब कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे टाइफाइड है, जैसे सेलुलाइटिस है, एप्सिस है, कुछ भी मतलब कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया है, उस सब में ये बैक्टीरिया जो कि खतरनाक बैक्टीरिया के अगेंस्ट के विरुद्ध मतलब कि लड़ने वाली जो दवा होती है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक मतलब कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में लड़ने वाली दवा को एंटीबायोटिक कहते हैं। दुष्परिणाम भी कुछ हो, इस प्रकार धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़ी सही मानते हैं? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज की तारीख में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब कि जो एंटीबायोटिक का मिसयूज होने से जो उसकी जो गंभीर परिणाम आ रहे हैं उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि एंटीबायोटिक धड़ल्ले से यूज हो रहा है पूरे विश्व स्तर पर, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में, भारतवर्ष में, जहाँ पर कि हर बीमारी, हर बुखार, हर खांसी सर्दी में, हर बीमारी में एंटीबायोटिक्स लोग यूज करते हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत लिमिटेड है। वो कोई वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में या फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में नहीं है। हमारा ये मानना है कि बहुत सी बीमारी जो है वो सेल्फ लिमिटिंग यानी खुद से ठीक हो जाती है, प्रकृति इसको ठीक कर देता है। क्योंकि बहुत सारी बीमारी वायरल डिजीज होती है, वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। लेकिन एक ऐसा माइंडसेट हो गया है कि अगर बुखार है, खांसी है, तो हम एंटीबायोटिक डॉक्टर भी लिखते हैं, अपने मन से भी खा लेते हैं, केमिस्ट भी लिखते हैं, झोला छाप डॉक्टर्स भी लिखते हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हमारे लिए, विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसको कह दिया है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न। और उन्होंने ये भी कहा, फोरकास्ट किया है कि 2050 तक अगर हमने एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप नहीं किया तो हो सकता है कि कम से कम 10 करोड़ लोग मतलब प्रति वर्ष एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव से लोग मरना शुरू करेंगे। अभी भी एंटीबायोटिक नहीं काम करती है, उससे पूरे दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 7 लाख लोग मरते हैं। यानी एंटीबायोटिक उसमें काम ही नहीं करती है, मल्टीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस है, कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि कल तक जो एंटीबायोटिक इफेक्टिव थी आज वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि सिलेक्शन प्रेशर की वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में डेवलप कर जाता है। एंटीबायोटिक के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। एंटीबायोटिक से 40% लोगों में डायरिया, जीआईटी अपसेट होता है। एंटीबायोटिक बचाव किया जा सकता है? देखिए, इसमें ज़रूरत है जागरूकता की लोगों में, जो भी एंटीबायोटिक के बारे में कि एंटीबायोटिक हर बीमारी का मतलब कि समाधान नहीं है। एक मरीज़ को, अगर जो मरीज़ है जिसको सर्दी खांसी बुखार है, जिसको जो बिल्कुल साफ लग रहा है कि इसको नाक भी उसकी बह रही है, उसकी आँख भी आई हुई है, उसको खांसी भी है, घर में और लोग भी बीमार हैं, तो ये निश्चित रूप से वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ में, वायरल इन्फेक्शंस में आपको किसी भी एंटीबायोटिक से कुछ नहीं होता है। घरेलू उपचार हम लोग बोलते हैं, हम तो एंटीबायोटिक नहीं लिखते हैं। और एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में हमने 2012 से जो हम लोग अवॉइड एंटीबायोटिक एब्यूज़ का में हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त जिहाद कर किए कि एक क्रूसेड हमने छेड़ रखा है। और इसके तहत हम गांव-गांव भी गए हैं, बहुत जगह हमने एड्रेस भी किया कि भाई एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करने से आने वाले समय में एंटीबायोटिक हमारे लिए जो ज़िंदगी बचाती है वो हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होगी जब एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगा। और साधारण संक्रमण में लोगों की जान जाएगी। जैसे 1940 के पहले जब एंटीबायोटिक नहीं आया था तो उस युग को कहते हैं प्री एंटीबायोटिक इरा, और अब आने वाला समय है पोस्ट एंटीबायोटिक इरा। प्री एंटीबायोटिक इरा में कोई एंटीबायोटिक था नहीं, और पोस्ट एंटीबायोटिक इरा में एंटीबायोटिक भी रहेगा तो वो किसी काम का नहीं होगा। यानी कि जितने भी सारे संक्रमण है, बैक्टीरियल संक्रमण, इन्फेक्शंस, उससे बहुत लोग की मामूली से मामूली संक्रमण जो है घातक हो सकता है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।
कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है,
जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। कुढ़नी प्रखंड में सोमवार को सड़क हादसे में मारे गए सीआरपीएफ जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कुढ़नी थाना क्षेत्र के बलिया स्थित पुरानी कोल्ड स्टोरेज के समीप मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर सड़क हादसे में एक सीआरपीएफ जवान को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय ने बताया कि भगवानपुर निवासी पवन कुमार सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात थे। वह छुट्टी लेकर घर पहुंचे थे। कुछ आवश्यक कार्य से अपनी मोटरसाइकिल से शहर जा रहे थे। बलिया कोल्ड स्टोरेज के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं घटना की खबर मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। साथ ही आसपास के लोग भी काफी मर्माहत दिखे। वहीं मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ सीआरपीएफ के शहीद जवान पवन कुमार को अंतिम विदाई दी गई। हमारे पंचायत के मंगरा बंशीधर पंचायत के सीआरपीएफ के जवान थे पवन कुमार, उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये बहुत बड़ा दुखद घटना है, शोक संदेश है। उनके परिवार के बारे में क्या विचार है आपका? उनके परिवार के दुखद घड़ी में हम लोग सब साथ में हैं। बताया जा रहा है कि उनका 2 बेटा है, एक बेटी भी है जो नाबालिग है। उनका पालन पोषण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके पालन पोषण के बारे में जो सरकार का जो गाइडलाइन होगा उसके अपेक्षा काम हम लोग करेंगे। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर 74 जेपी आंदोलन संघर्ष समिति द्वारा जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 74 जेपी आंदोलन संघर्ष समिति की ओर से मंगलवार को कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने जेपी के तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। समिति के बिहार प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि शुरू में जेपी का आंदोलन छात्रों और युवाओं की कुछ मांगों तक ही सीमित था। तब राज्य सरकार उनकी मांगे मान लेती तो शायद जन आंदोलन नहीं होता। इधर सरकार अपनी जिद पर अड़ी थी। जेपी ने भी उम्र के आखिरी पड़ाव में जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया। जेपी ने कहा कि देश में जो समस्याएं हैं, मसलन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षा में गुणवत्ता की कमी, ये सब व्यवस्था की ही देन है। इन समस्याओं से तभी उबरा जा सकता है जब पूरी व्यवस्था ही बदल दी जाए। ऐसे में संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति की जरूरत है। 12 अक्टूबर 1902 को जब लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था और उसके बाद
42-47 में भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा हुआ था उसमें उनका अहम भूमिका रहा। हजारीबाग जेल से फरारी अवस्था में रहे और तब से लेकर देश में जो भी संकट आया, आर्थिक हो तब, सामाजिक हो तब, शिक्षा में आमूल परिवर्तन होता, भ्रष्टाचार होता, उसके खिलाफ स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश जी का अहम भूमिका माना जाता। उसी कड़ी में 1974 में विद्यार्थियों का 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा का घेराव में हम लोग वहाँ थे। वहाँ पर लाखों विद्यार्थियों पर अंधाधुंध तत्कालीन कांग्रेस हुकूमत के द्वारा गोलीकांड हुआ था और आंदोलन इतने पूरे भारत में पैमाने पर फैलने लगा और काफ़ी उग्र हो गया। इसके बीच में तमाम विपक्षी पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता थे, राष्ट्रीय स्तर से लेके स्टेट स्तर पर, तमाम लोगों ने जाकर जयप्रकाश जी को निवेदन किया कि इस उग्र आंदोलन का नेतृत्व आप संभाले। 4 नवंबर को 1974 को उन्होंने 75 को उन्होंने आंदोलन का बागडोर अपने बागडोर हाथ में लिए और लेने के उपरांत यह आंदोलन जो है से पूरे राष्ट्रव्यापी हो गया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन कांग्रेसी हुकूमत का अंत हुआ और तब से लेकर हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का 11 अक्टूबर को हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं और उसी कड़ी में आज 74 जेपी आंदोलन संघर्ष समिति जिला के द्वारा खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पर आज पुष्प चढ़ाकर उनका माल्यार्पण कर रहे हैं। समरनाले परिसर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी सेनानी पेंशन समाज द्वारा जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देते हुए धरना दिया। समरनाले परिसर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी सेनानी पेंशनर समाज द्वारा जयप्रकाश नारायण की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर धरना दिया। पेंशनर समाज ने कई मांगों को लेकर धरना दिया। इन्होंने मुख्य रूप से जेपी आंदोलन में शामिल सेनानियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाए तथा पेंशनकारियों को मेडिकल की सुविधा दी जाए। पेंशनर समाज ने कहा कि जेपी ने जिस प्रकार संघर्ष किया उसी प्रकार इनकी जयंती मनाते हुए धरना दे रहे हैं। जयंती धरना के रूप में, संघर्ष के रूप में मना रहे हैं क्योंकि जेपी के जीवन का, जेपी के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था संघर्ष द्वारा समस्याओं का समाधान। संघर्ष करना ही जेपी का मूल उद्देश्य था। इसलिए आज जेपी जयंती हम बड़े बड़े अच्छे हॉल में नहीं मनाकर, यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं मनाकर, अपने दरवाजे पर नहीं मनाकर, इस समाहरणालय के सामने कुछ मांगों को लेके जेपी जयंती मना रहे हैं। जेपी पर पुष्पांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। साथ साथ जब हमें बुलाहट होगी, कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर साहब बुलावेंगे तो हम जाकर वहाँ अपना मांग पत्र पेश करेंगे। मांग पत्र हमारा तैयार है, जिसमें पहली मांग है तमाम जेपी सेनानियों को जो आवेदक हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा जिनके बारे में लिखा पढ़ी लगातार चल रही है, जांच पड़ताल हो रहा है, मांग है कि प्रशस्ति पत्र उन तमाम जेपी सेनानियों को दिया जाए। वो लोग मर रहे हैं, कुछ लोग तो मर चुके, लेकिन मरने के बाद भी अभी तक प्रशस्ति पत्र सरकार कानून में रहने के बावजूद दे नहीं रही है। तो तमाम जेपी सेनानियों को जो आवेदक हैं प्रशस्ति पत्र के लिए, जिनकी जांच पूरी हो गई है, उन तमाम जेपी सेनानियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाए। मांग नंबर 1। मांग नंबर 2, जिनको पेंशन मिलता है उनको मेडिकल सुविधा भी देनी है, यानी स्वास्थ्य पर जो भी खर्च होगा वह सरकार देगी। किंतु जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर एसएसपी जयंत कांत ने सभी थाना प्रभारी के साथ क्राइम मीटिंग कर दीपावली और छठ पूजा को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए। एसएसपी जयंत कांत ने मंगलवार को सभी थानेदारों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर बैठक की। इसमें सभी थानेदारों से उसके क्षेत्र और अपराध पर चर्चा की गई। एसएसपी ने सख्त रवैया अपनाते हुए निर्देश दिया
किसी भी कीमत पर अपराध से समझौता नहीं किया जा सकता है। हर हाल में अपराध पर नियंत्रण लगाना है। इस दौरान एसएसपी ने कई थानेदारों को फटकार भी लगाया। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल करे। खासकर दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए यह बैठक की गई है। सभी लोगों को शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी ने सभी थानेदारों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाए और शराब माफिया पर कड़ी नजर रखे। दीपावली पर बड़ी खेप आने की आशंका है। दिवाली, छठ और इसके अलावा जो आने वाले बाकी फेस्टिवल्स हैं, इसके बारे में जो है लोगों को विशेष निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अरेस्टिंग पे विशेष जोर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।